हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे एमपी एक्सरसाइज एक्ट 1915 का। स्टार्ट करना चैप्टर नंबर 8 से, जो है डिटेंशन इन्वेस्टिगेशन ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस का। स्टार्ट होता है सेक्शन 50 से। तो सेक्शन 50 है लैंड होल्डर्स एंड अदर्स टू गिव इंफॉर्मेशन। तो ये सेक्शन एज इट इज जैसा सेक्शन 39 और सेक्शन 40 ऑफ सीआरपीसी अगर किसी ने पढ़ा होगा, उसी तरीके से ये है कि अगर हुआ अगर कोई भी अगर इंटॉक्सिकेंट या सॉरी वेन एवर लिखा, वेन एवर एनी इंटॉक्सिकेंट मैन्युफैक्चर्ड या कलेक्टेड और किसी तरीके का है प्लांट जो कल्टीवेट किया जाता है किसी लैंड पे, कॉन्ट्रवेंशन करता है इस एक्ट का, तो जो ओनर है या ऑक्यूपायर है उस लैंड का, या उसका कोई एजेंट है ओनर और ऑक्यूपायर का, या फिर कोई विलेज हेडमैन या विलेज अकाउंटेंट, विलेज वॉचमैन या कोई अदर ऑफिसर है जो कि एम्पावर्ड है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू करने के लिए, या लैंड होल्ड रेंट ऑफ लैंड वगैरह कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के अकॉर्ड, मतलब ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, और द कोर्ट और वार्ड्स इन द विलेज। तो वो शैल इन द एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एक्सक्यूज, वो बिना मतलब इन रीजनेबल एक्सक्यूज के बिना वो बाउंड होंगे कि वो नोटिस करें, मतलब वो नोटिस दे इस वाले फैक्ट्स को, मैजिस्ट्रेट को बताएं या फिर ऑफिसर ऑफ एक्साइज पुलिस को बताएं, और जो कि लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को है। मतलब वो क्या है कि अगर ये ओनर वगैरह हैं या मतलब लैंड ओनर या ऑक्यूपायर हैं या विलेज हेडमैन या विलेज अकाउंटेंट है, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले उनकी ड्यूटी बनती है कि वो मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेंगे, मतलब मैजिस्ट्रेट को नोटिस देंगे, या फिर उनके अलावा वो ऑफिसर ऑफ द एक्साइज पुलिस को देंगे, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। और एज सून एज देंगे, जैसा कि उनको जैसे पता चले, तो एज सून एज द फैक्ट कम्स टू देयर नॉलेज, जैसे उनकी नॉलेज में फैक्ट आता है। तो सेक्शन 51, सेक्शन 51 बात करता है पावर टू एंटर एंड इंस्पेक्ट प्लेसेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल। तो यहाँ पे 4 पर्सन्स दिए हुए हैं, आपको याद रखना है। अथॉरिटीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अथॉरिटीज भी आपको याद रखना होगी साथ साथ पावर्स के साथ। तो जो एक्साइज कमिश्नर है, कलेक्टर है, या कोई भी एक्साइज ऑफिसर है जिसका रैंक नॉट बिलो द रैंक ऑफ एज द गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब। तो एक्साइज कमिश्नर, कलेक्टर तो हो गए, और कोई भी एक्साइज ऑफिसर होगा जिसके रैंक एज रैंक से कम नहीं है, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है नोटिफिकेशन करके। और या फिर कोई पुलिस ऑफिसर जो कि ड्यूली एम्पावर्ड किया गया है, वो क्या कर सकता है, कभी भी एंटर कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, डे एंड नाइट दोनों में। यहाँ पे देखिए डे एंड नाइट दोनों ही लिखा हुआ है, तो आप ये हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ डे एंड नाइट दोनों, क्योंकि जो शराब वगैरह बेचने का काम होता है, जो बार वगैरह चलते हैं, वो जनरली हम जानते हैं कि वो नाइट्स में ही होता है। तो इसको कैसा है यहाँ पे, एक मिनट मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। एक मिनट, एक सेकंड, हाँ वेट करिए एक मिनट। तो उनको डे एंड नाइट में इंस्पेक्ट करने का राइट होगा, और कोई भी प्लेस जो कि लाइसेंस है मैन्युफैक्चर या मैन्युफैक्चर जो है स्टोर करते हैं किसी भी इंटॉक्सिकेंट को, तो जो लाइसेंस मैन्युफैक्चरर है मैन्युफैक्चर करते हैं या स्टोर करते हैं किसी भी इंटॉक्सिकेंट को वहां पे, और फिर वो इधर इंस्पेक्ट कर सकता है, तो एंटर एंड इंस्पेक्ट कर सकता है, सॉरी एंटर एंड इंस्पेक्ट कर सकता है किसी भी टाइम पे, किसी भी हाउस ड्यूरिंग द सेल इज परमिटेड। तो वो एंटर और इंस्पेक्ट वो कर सकता है एनी टाइम, जब भी हाउस में किसी, मतलब विद इन द हाउस ड्यूरिंग विच द सेल इज परमिटेड, एंड अदर टाइम ड्यूरिंग विच द सम ऑफ सेम बी ओपन। मतलब जब नॉर्मल वर्किंग आवर में तो एंटर एंड इंस्पेक्ट कर सकता है, मतलब जितने टाइम पे सेल परमिटेड होती है, और अदर टाइम पे वो कर सकता है जैसे वो ओपन हो। एनी प्लेस विच इंटॉक्सिकेंट इज केप्ट, जहाँ पे भी इंटॉक्सिकेंट को रखा जाता है, फॉर साइट बाय एनी पर्सन होल्डिंग अ लाइसेंस अंडर दिस एक्ट, वो इस एक्ट में जो लाइसेंस होल्ड करके रखा है। और फिर एग्जामिन कर सकता है कोई भी अकाउंट्स को, रजिस्टर को एग्जामिन कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, मेजर कर सकता है, वेट कर सकता है किसी भी मटेरियल, यूटेंसिल्स को, स्टिल्स को, इम्प्लीमेंट्स को, ऑपरेटर्स को, इंटॉक्सिकेंट जो कि फाउंड हुए किसी प्लेस पे। फिर पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, और सीज आर्टिकल लायबल टू बी कन्फिस्केशन एंड टू मेक सर्चेस। तो अब यहाँ पे पावर ऑफ अरेस्ट की है, सीज की पावर दी हुई है, जो कि कन्फिस्केशन होना है, उसका सर्च भी कर सकते हैं।
तो उसमें अथॉरिटी याद रखिए कि कौन करेगा ये अरेस्ट और सीज वगैरह। और कन्फिस्केशन तो सबसे पहले क्या करेगा, एक्साइज ऑफिसर होगा, मतलब एनी एक्साइज ऑफिसर हो सकता है या एनी पुलिस ऑफिसर होगा, लेकिन नॉट बिलो द रैंक जिसको गवर्नमेंट ने, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन करके प्रिस्क्राइब किया है। और सिंगल ऑफिसर, क्लास ऑफ ऑफिसर ऑफ डिपार्टमेंट, तो इसको भी अंडरलाइन करना पड़ेगा। 1 मिनट में इसको अंडरलाइन नहीं कर पाया था। तो या तो कोई फिर उसके अलावा कोई सिंगल ऑफिसर है, क्लास ऑफ ऑफिसर से रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, जो कि ड्यूली ऑथराइज किया गया है नोटिफिकेशन इशू करके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो भी कर सकता है सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन। तो उन रेस्ट्रिक्शन को मानते हुए, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है और कुछ अदर पर्सन ने ड्यूली एम्पावर किया है, नोटिफिकेशन इशू करके स्टेट गवर्नमेंट इस बिहाफ। ये में लिखा है मे अरेस्ट विदाउट वारंट, तो बिना वारंट अरेस्ट कर सकते हैं एनी पर्सन को। कमिटिंग करता है कोई भी अगर वो ऑफेंस, कौन सा जो कि पनिशबल है सेक्शन 23A में, 34, 35, 36, 36A, 36B, 36C, 37, 38A, 40 एंड 49A। तो इनको आप याद रख लीजिएगा कि इन सब में उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, सीज कर सकता है किसी भी तरीके से। शैल सीज एंड डिटेन एनी इंटॉक्सिकेंट होगा ये, या अदर आर्टिकल जो कि उनको लगता है रीजन टू बिलीव की लाइबल है कन्फिस्केशन करने के लिए अंडर दिस एक्ट, या तो इस एक्ट में या किसी अदर लॉ में फॉर द टाइमिंग फोर्स रिलेटेड है, जो कि एक्साइज रेवेन्यू से रिलेटेड। और सी बात करता है कि मे डिटेन एंड सर्च एनी पर्सन, तो वो उस पर्सन को डिटेन कर सकते, सर्च कर सकते हैं अपॉन हुम एनी वेसल, क्राफ्ट, व्हीकल, एनिमल, पैकेज, receptacle, covering in or upon he have reasonable belief, he have reasonable cause to suspect any such article to be, कि वो रीजनेबल जिसको सस्पेक्ट उससे रिलेटेड, उसको रीजनेबल सस्पेक्ट है कि वो आर्टिकल उससे रिलेटेड है। सबसेक्शन 2 बात करता है कि एनी पर्सन इज एक्यूज्ड और रीजनेबल सस्पेक्टेड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। अगर कोई पर्सन है जिसके ऊपर उनको रीजनेबल सस्पेक्टेड है कि मतलब ये इन्होंने किया होगा ऑफ कमिटिंग एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, कि उन्होंने इस एक्ट में ऑफेंस किया हुआ, तो वो डिमांड कर सकते हैं ऑन ऑफिसर से, मतलब वो डिमांड सच ऑफिसर्स डिमांड, मतलब ऑन डिमांड ऑफ सच ऑफिसर्स, अगर वो उन ऑफिसर्स की डिमांड पे रिफ्यूज कर देता है अपना नेम एंड रेसिडेंस बताने से, तो गिव्स अ नेम एंड रेसिडेंस व्हिच सच ऑफिसर हैज रीजनेबल बिलीव टू बी फॉल्स, या फिर अगर वो नेम एड्रेस दे नहीं रहा है पहले तो, या दे रहा है तो वो गलत बता रहा है, ऐसा उनको लग रहा है जो ऑफिसर है जिनको वो दे रहा है, तो वो अरेस्ट कर सकते हैं सच पर्सन को इन ऑर्डर दैट द नेम एंड एड्रेस मे बी असर्टेन, कि उनका नेम और एड्रेस असर्टेन हो जाए इसके लिए। सेक्शन 53 बात करता है कि पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू इशू वारंट। तो अब मैजिस्ट्रेट को जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मिली एंड आफ्टर सच इंक्वायरी, उन्होंने इंक्वायरी कर ली, अगर उनको जो नेसेसरी लग रही थी इंक्वायरी, उनको रीजन टू बिलीव है कि और जो ऑफेंस है सेक्शन 34, सेक्शन 35, 36, 36A, 36B, 36C, 37, 38, 39, 38A, 39, 40 में कोई ऑफेंस से कमिट हो सकता है, तो वो वारंट इशू कर देंगे फॉर द सर्च ऑफ एनी प्लेस, कि इस प्लेस का सर्च किया जाए जो उनको रीजन टू बिलीव लगता है कि यहाँ पे इंटॉक्सिकेंट, स्टिल, यूटेंसिल, इम्प्लीमेंट, एपरेटस, मटेरियल जो कि यूज किए गए कमीशन ऑफ ऑफेंस, वो मिल सकते हैं। मतलब ऑफेंस ऑफ विच इस ऑफेंस इज बीन हैज बीन, मतलब या तो हो चुकी है और इज बीइंग लाइकली टू बी कमिटेड आर केप्ट कंसील्ड, की वहां पे छुपाए हुए हैं। और फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन, की अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कराना है whom द रीजन टू बिलीव हैव बीन टू बी और लाइकली टू बी इन एंगेज ऑफ कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, या फिर वो एक ऐसी चीज उनको लग रहा है कि हाँ ये ऑफेंस को करने में एंगेज हुई है, तो वो ये काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है सेक्शन 54। सेक्शन 54 बात करता है पावर टू सर्च विदाउट वारंट। तो whoever any excise officer, sorry, whenever any excise officer, जब भी कोई एक्साइज ऑफिसर है जिसकी रैंक बिलो द रैंक ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ने जो बताई उससे कम नहीं है,
और उसको बाय नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब कर दिया है, मतलब बाय नोटिफिकेशन जो मतलब गवर्नमेंट ने बताया प्रिस्क्राइब करेगी, फिर उनको रीजन टू बिलीव है कि ऑफेंस कमिट हुआ है सेक्शन 34, सेक्शन 35, 36, 36A, 36B, 36C, 37, 38, 38A, 39, 40 में या तो हैज बीन, या तो मतलब हो चुका है, या फिर लाइकली टू बी कमिटेड है, और उसको दैट अ सर्च विदाउट वारंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, और सर्च जो है विदाउट वारंट नहीं किया जा सकता, विदाउट अफोर्डिंग द ऑफेंडर एन अपॉर्चुनिटी, जब तक ऑफेंडर को एक अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी ऑफ एस्केप और कंसीलिंग, मतलब और ये और वारंट कैन नॉट बी ऑप्टेड, मतलब वारंट तब तक नहीं लिया जाएगा, सर्च मतलब सर्च वारंट लेने में इतना टाइम लग जाएगा, सब मान रहे हैं। तो वो विदाउट अफोर्डिंग ऑफेंडर एन अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी दिए बिना, जिससे वो भाग जाए वगैरह या कंसील कर ले एविडेंस को, ये अपॉर्चुनिटीज को दिए बिना ही उसकी जो ऑफेंस करने की है, मतलब ऑफेंस से रिलेटेड एविडेंस जो मिटाना चाह रहा था उसको ना कर पाए, उसके पहले ही में आफ्टर रिकॉर्डिंग द ग्राउंड ऑफ हिज बिलीफ, वो क्या करेगा, मतलब अपने ग्राउंड्स को ये ग्राउंड्स को अगर बिलीव उसके हैं तो क्या करेगा, एनी एट एनी टाइम, या तो वो डे या नाइट में एंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है प्लेस को, वो सीज कर सकता है कोई भी आर्टिकल जो वहाँ पे फाउंड हुए हैं, देयर इन ही हैज रीजन टू बिलीव इज लाइबल टू बी कन्फिस्केशन अंडर दिस एक्ट, कि उन आर्टिकल्स को यहाँ पे कन्फिस्केटेड कर देना चाहिए, तो कन्फिस्केटेड कर देगा। और डिटेन एंड सर्च कर लेगा, डिटेन एंड सर्च कर लेगा ही थिंक्स प्रॉपर, कि जो भी उसको ठीक लगता है कि अरेस्ट कर सकता है किसी पर्सन को जो कि फाउंड हुआ है उस प्लेस पे, whom he has reason to believe, जिसके उसको लग रहा है कि हाँ इसने मतलब उसके पास रीजन टू बिलीव है कि गिल्टी है ऑफेंस में, इसका फोर्थ सेक्शन में, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। फिर सेक्शन 54A बात करता है अरेस्ट विदाउट वारंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन और असॉल्ट। तो कोई भी एक्साइज ऑफिसर है जिसका रैंक उससे कम नहीं है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करके स्पेसिफाई कर दिया, तो वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट एनी पर्सन को जो कि ऑफसेट कर रहा है, सॉल्व कर रहा है उसको एग्जीक्यूशन करने में उसकी ड्यूटी इस एक्ट में। फिर इसके बाद जो ये सबसेक्शन इसका मतलब प्रोवाइजो था, वो प्रोवाइजो नए लेटेस्ट अमेंडमेंट में यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, मतलब लिखा है सेक्शन 54A द प्रिंसिपल एक्ट द प्रोवाइजो शैल बी डिलीटेड, तो प्रोवाइजो यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, इसलिए मैंने वहाँ पे वो काटा हुआ है। तो नए एक्ट के हिसाब से हम पढ़ते हैं, इसलिए उसको डिलीट कर दिया गया, अगर आप किसी पास पुराना बैर एक्ट होगा तो उसमें आप हटा दीजिएगा। फिर सेक्शन 55 बात करते हैं पावर टू एक्साइज ऑफेंसेस इन मैटर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो कोई भी एक्साइज ऑफिसर है जिसका रैंक उस से कम नहीं है और वो स्पेसिफाइड एरिया में जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करके प्रिस्क्राइब किया है, वो क्या कर सकता है एज रिगार्ड टू ऑफेंसेस अंडर 34, तो 34, 35, 36, 36A, 38A, 39, 40, 40A में एक्सरसाइज कर सकता है सारी पावर जो ट्रांसफर की गई ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, जो कि प्रोवाइजो ऑफ चैप्टर 7 ऑफ सीआरपीसी में दी गई है। उसी तरीके से यहाँ पे वो अरेस्ट वगैरह सब कर सकता है, मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात बताई हुई है कि अगर कोई भी ऐसा ऑफिसर है, एक्साइज ऑफिसर है जिसको द्वारा रैंक कम नहीं है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करके स्पेसिफाई किया है स्पेसिफाइड एरिया में, और उसको लगता है कि ये सारी ऑफेंस हो सकती है, तो उसकी पावर क्या रहेगी कि वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो है उसको सारी मतलब उसको ये सारी पावर आ जाएंगी जो कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के पास होती है, चैप्टर 7 में ऑफ सीआरपीसी में। प्रोवाइड एक्ट में लिखा हुआ है एनी सच पर्सन, सॉरी एनी सच पावर शैल सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शन, तो जो भी यहाँ पे पावर है वो उस रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से मॉडिफाई की जा सकती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके प्रिस्क्राइब करेगी। तो फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 156 लिखा है, मतलब सेक्शन 156 ऑफ सीआरपीसी लिखा है, मतलब सेट कोड लिखा है, मतलब सीआरपीसी में जो एरिया होता है रिगार्ड टू द एक्साइज ऑफिसर एम्पावर्ड अंडर सबसेक्शन 1, तो उसको डीम टू बी पुलिस स्टेशन मानेंगे, एंड द ऑफिसर शैल डीम टू बी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो 156 सेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एक्साइज ऑफिसर है उसको क्या मानेंगे कि पुलिस स्टेशन में है।
मतलब जो यहाँ पे एक्साइज ऑफिसर है उसको हम ये मानेंगे डीम टू बी अ पुलिस स्टेशन, सॉरी सबसेक्शन वन शैल बी डीम टू बी अ पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन, एंड जो ऑफिसर है उसको हम क्या मानेंगे कि वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है। तो ये लिखा हुआ है इसमें कि एनी सच ऑफिसर स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ, अगर कोई भी ऑफिसर अगर इसमें स्पेशली इस बिहाफ में एम्पावर्ड है तो स्टेट गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू अ मैजिस्ट्रेट and reasons to be recorded in writing stop further proceeding against any person concerned or supported to be concerned. If any offence against this act which has may be investigated or which has been reported to him. तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि कोई भी ऑफिसर है जो कि स्पेशली एम्पावर किया गया है इस बिहाफ में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बिना रेफरेंस किए मैजिस्ट्रेट को रीजंस रिकॉर्ड किए राइटिंग में स्टॉप कर सकता है प्रोसीडिंग किसी पर्सन के अगेंस्ट, पर्सन कंसर्न के और सपोर्ट टू बी कंसर्न के अगेंस्ट इन ऑफिस इन एनी ऑफेंस अगेंस्ट दिस एक्ट, ऑफेंस होगा यहाँ पे ऑफिस नहीं, और विच ही इज इन्वेस्टिगेटेड और विच ही मे हैव बी रिपोर्टेड टू हिम, जो भी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जो भी रिपोर्ट कर रहा था। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो स्पेशली ऑफिसर जो स्पेशली पार्डनेंस एक्ट में वो बिना रेफरेंस किए मैजिस्ट्रेट को और रीजंस रिकॉर्ड करके राइटिंग में वो क्या करेंगे स्टॉप कर देंगे अपनी प्रोसीडिंग वगैरह अगर वो चाहते हैं किसी भी कंसर्न पर्सन के अगेंस्ट, और जो कि सपोज कंसर्न है, मतलब और सपोज टू बी कंसर्न थे, जो भी कोई भी ऑफेंस अगर इस एक्ट में हुई है तो जो भी इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे थे, जो उन्होंने रिपोर्ट की थी, मतलब जो उनके पास रिपोर्ट की गई थी। तो सेक्शन 56 बात करता है रिपोर्ट बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो कोई भी अगर एनी इफ एन इन्वेस्टिगेशन, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो रही किसी एक्साइज ऑफिसर के द्वारा जो कि एम्पावर्ड किया गया है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 55 में, उसको अपीयर्स होता है कि देयर सफिशिएंट एविडेंस, कि वो सफिशिएंट एविडेंस है कि जस्टिफाई करता है प्रोसिक्यूशन ऑफ एक्यूज की। तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है अनलेस द प्रोसीड्स ऑफ सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 30 सॉरी सेक्शन 55 ऑफ shall subject to a report, तो उनको रिपोर्ट देना पड़ेगी which shall be for the purpose of section 190 of the CRPC deemed to be a police report to the magistrate having jurisdiction to inquiry into or try the case empowered to take cognizance of offence on पुलिस रिपोर्ट। तो सिंपल सी बात है कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो एक्साइज ऑफिसर सबसेक्शन 1 में सेक्शन 55 में उसको लगता है कि यहाँ पे एक सफिशिएंट एविडेंस है, जस्टिफाई कर रहा है प्रोसिक्यूशन ऑफ एक्यूज को, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है अगर वो प्रोसीड नहीं करता, नहीं अनलेस अगर वो प्रोसीड करता है सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 55 में तो ठीक, नहीं तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो वो शैल सबमिट करेगा एक रिपोर्ट, और जो रिपोर्ट वो सबमिट करेगा उसको हम क्या मानेंगे कि 190 की रिपोर्ट मानेंगे कि 190 में वो रिपोर्ट दे रहा है, जैसे पुलिस देती है ना 190 जो है सीआरपीसी में, उसमें लिखा हुआ है कि मैजिस्ट्रेट 3 तरीके से कॉग्निजेंस ले सकता है, या तो प्राइवेट कंप्लेन कोई पर्सन करे या पुलिस उसको रिपोर्ट करे या किसी अदर कोर्ट ने उसको कमिट किया, मतलब भेजा उसके पास वो केस, या फिर पुलिस ने रिपोर्ट किया हो। तो मतलब सबसे पहले प्राइवेट पर्सन या तो कंप्लेन करे या तो पुलिस रिपोर्ट की हो या किसी अदर कोर्ट ने उसको किया सीओ मोटो, मतलब 4 चीज़ों से यहाँ पे कॉग्निजेंस दी जाती है। तो वही यहाँ पे अगर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यहाँ पे अगर वो भेज रहा है उसको 190 ऑफ सीआरपीसी पुलिस रिपोर्ट मानेंगे, पुलिस रिपोर्ट टू मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन की वो इंक्वायरी करे, इंक्वायर इनटू और ट्राई करे केस जो कि एम्पावर्ड है जिसके लिए वो कॉग्निजेंस लेने के लिए ऑन पुलिस रिपोर्ट पे। सेक्शन 57 बात करते हैं रिपोर्ट बाय एक्साइज ऑफिसर। तो जब भी एक्साइज ऑफिसर है जिसके नॉट बिलो द रैंक ऑफ कलेक्टर, कोई भी अगर एक्साइज ऑफिसर है जो कि जिसकी रैंक बिलो द रैंक ऑफ कलेक्टर से कम नहीं है, मतलब कलेक्टर के बराबर किसी रैंक है, सॉरी सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ, यहाँ पे सीधी सीधी बात बता रहा है कि रिपोर्ट बाय एक्साइज ऑफिसर। तो कोई भी एक्साइज ऑफिसर है जिसकी बिलो है रैंक कलेक्टर से और वो मेक करता है किसी भी तरीके का अरेस्ट सीजर या सर्च इस एक्ट में, तो उसको 24 आवर्स में उसको अपनी मेक हिज रिपोर्ट है, यहाँ पे मेक हिज रिपोर्ट, उसको अपनी रिपोर्ट करना पड़ेगी पर्टिकुलर जो भी उसने अरेस्ट किया है, सीज किया है, सर्च किया है, और विथ हिज इमीडिएट ऑफिशियल सुपीरियर, अपने इमीडिएट ऑफिशियल सुपीरियर को उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, अनलेस द बेल इज एक्सेप्टेड,
और जब तक बेल एक्सेप्ट नहीं की गई है अंडर सेक्शन 59 में, तो वो टेक एंड सेंड कर देगा उस पर्सन को भी जिसको उसने अरेस्ट किया है और सीज किया है, और ऑल कन्वीनियंट डिस्पैच के साथ, विद ऑल कन्वीनियंट डिस्पैच टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फॉर ट्रायल और एडजुडिकेशन। तो ट्रायल और एडजुडिकेशन वगैरह करने के लिए भेज देगा मैजिस्ट्रेट के पास। सेक्शन 57 ए बात करता है कि पुलिस टू टेक चार्ज ऑफ आर्टिकल सीज। तो कोई भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, वो चार्ज ले लेगा और कीप कर लेगा अपने पास सेफ कस्टडी में, जो कि पेंडिंग ऑर्डर्स है जब तक मजिस्ट्रेट के या एक्साइज ऑफिसर के। तो मतलब कोई भी यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है और जिसने वो चार्ज लिया है, तो वो क्या कर सकता है, सेफ कस्टडी रख सकता है जब तक कि मैजिस्ट्रेट या एक्साइज ऑफिसर प्रॉपर ऑर्डर्स नहीं दे देते। वो किसकी सेफ कस्टडी रख सकता है, सारे आर्टिकल की जो भी सीज हुए हैं इस एक्ट में और जो डिलीवर किए गए हैं उनके पास। और वो अलाउ कर सकता है एक्साइज ऑफिसर को कि वह कंपनी करे उन आर्टिकल के लिए पुलिस स्टेशन तक ले आने में, और हु मे ही डिप्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ सुपीरियर ऑफिसर, की सुपीरियर ऑफिसर के लिए जिसको उन्होंने डिप्यूट किया टू अफेक्ट हिज सील, कि वो अपनी सील को फिक्स करें तो सच आर्टिकल की वो अपने आर्टिकल उस आर्टिकल पे वो अपनी सील लगा दें टू टेक सैंपल्स ऑफ एंड फ्रॉम देम, और उनका वो सैंपल्स वगैरह ले लें। एंड टू टेक सैंपल्स ऑफ एंड फ्रॉम देम लिखा हुआ है। एंड ऑल जो भी, और इसमें लिखा हुआ है ऑल सैंपल्स सो टेकन शैल आल्सो बी सील। तो जो भी सैंपल्स यहाँ पे लिए गए हैं उनको भी सील कर दिया जाएगा विद सील ऑफ द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की सील के साथ भी सील किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो पुलिस ऑफिसर्स वगैरह हैं, मतलब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, सीधी सीधी बात बता रहे हैं कि जब तक उनका किसी ऑफेंस का पेंडिंग ट्रायल चल रहा है मैजिस्ट्रेट के पास या एक्साइज ऑफिसर के पास, तो वो अपने पास सेफ कस्टडी रख सकते हैं सारे आर्टिकल की जो सील गए किए गए इस एक्ट में। और फिर वो क्या कहते हैं, एक्साइज ऑफिसर से ये कंपनी मांग सकता है कि जो भी आर्टिकल यहाँ पे पुलिस स्टेशन के पास आए हैं, या फिर कोई भी अदर सुपीरियर ऑफिसर जो अगर डिप्यूट किया गया होगा, तो उनसे ये हेल्प, मतलब एक तरीके से असिस्टेंस मांग सकता है कि वो अफेक्ट करेंगे अपनी सील उन सारे आर्टिकल्स पे, और सैंपल लेंगे, सैंपल्स ऑफ एंड फ्रॉम देम। और जो भी ऑल सैंपल्स यहाँ पे लिए गए हैं वो भी सील किया जाएगा, शैल ऑल्सो बी सील विद द सील ऑफ ऑफिसर चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो ऑफिसर चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की सील से होगा। सेक्शन 58 बात करता है अरेस्ट, सर्च एक्सेट्रा हाउ टू बी मेड। The same as in the Act otherwise expressly provided in the provisions of the CRPC 1973 relating to arrest, detention in custody, searches, summons, warrant of arrest, search warrant, production of persons arrested, and the disposal of things seized shall apply, so far as they are action taken in this respect under this Act. तो जब तक यहाँ पे अदरवाइज नहीं दिया जाता इस एक्ट में, जब तक सारे प्रोविजंस जो है सीआरपीसी के अप्लाई होंगे, अरेस्ट, डिटेंशन, कस्टडी, सर्च, समन, वारंट वगैरह, अरेस्ट वगैरह जो भी है इनसे रिलेटेड, प्रोडक्शन ऑफ पर्सन अरेस्टेड वगैरह से उसको सीज किया गया है वो अप्लाई होंगे, जो भी ऑल एक्शन टेकन किया जाएंगे इस एक्ट में। सेक्शन 59 बात करता है सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस इन केस ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट। तो अगर किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट किया है, तो ऑल द ऑफेंसेस एक्सेप्ट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 59A, तो 59A को छोड़ के जो भी ऑफेंसेस यहाँ पे स्पेसिफाई किए पनिशेबल इन दिस एक्ट, जो कि इस एक्ट में पनिशेबल है, शैल बी वेरिएबल होंगी विद इन द मीनिंग ऑफ कोड सीआरपीसी। सीआरपीसी में जो भी यहाँ पे अलग से इसके बाद जो सेक्शन पढ़ेंगे उसमें जो चीज बता दी, उसके अलावा मतलब उसमें जो ऑफेंसेस मेंशन है वो अलग चीज है। उसके अलावा जो भी है वो यहाँ पे जो भी ऑफेंसेस होंगी बेलेबल होंगी, सीआरपीसी में सब माना जाएगा कि सीआरपीसी में एक बेलेबल ऑफेंस है। और व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड अंडर दिस एक्ट, और कोई पर्सन अगर यहाँ पे अरेस्ट हुआ इस एक्ट में otherwise than warrant by a person or officer who has no authority to release arrested person on bail, he shall proceed before or forward to
अब किसी भी ऐसे पर्सन ने यहाँ पे अरेस्ट किया है जो अदरवाइज वारंट कर रहा है किसी पर्सन को और अरेस्ट, और वो एक ऑफिसर है जिसके पास नो अथॉरिटी है कि वो रिलीज कर पाए किसी पर्सन को बेल में, तो प्रोड्यूस कर देगा और या फॉरवर्ड कर देगा नियरेस्ट एक्साइज ऑफिसर के पास जिसके पास अथॉरिटी होगी इस पर्सन को रिलीज करने की बेल पे। और नियरेस्ट ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को भेज सकता है जो भी उसके पास ज्यादा नजदीक हो, जो भी नियर हो, हुएवर इज नियर लिखा हुआ है। फिर लिखा है व्हेनेवर एनी पर्सन इज अरेस्टेड अंडर दिस एक्ट। अब कोई भी पर्सन अगर अरेस्ट किया गया सेक्टर में, सॉरी इस एक्ट में, तो अदरवाइज देना वारंट, वारंट के बिना उसको अरेस्ट किया, इज प्रिपेयर टू गिव बेल, तो बेल लेने के लिए तैयार, एंड इज अरेस्टेड बाय और प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग विद द सबसेक्शन 2, और उसको अरेस्ट भी किया, प्रोसीड और उसको प्रोड्यूस भी किया है जैसा कि सबसेक्शन 2 में बताया था। तो बिफोर एन ऑफिसर हु हैज अथॉरिटी टू रिलीज अरेस्टेड पर्सन, कि उस पर्सन के पास जिसके पास अथॉरिटी थी उसको रिलीज करने की ऑन बेल, तो शैल तो ही शैल बी रिलीज अपॉन बेल, तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा बेल पे एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑफिसर रिलीजिंग हिम, कि उनकी डिस्क्रिप्शन पे जो कि ऑफिसर को रिलीज कर रहे हैं उनके बॉन्ड पे, ऑन हिज ऑन बॉन्ड पे। तो सब सेक्शन 4 बताता है कि जो भी प्रोविजन है सेक्शन 441, 446, 446, 449 ऑफ सीआरपीसी के, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। एवरी केस ऑफ बेल इज एक्सेप्टेड और अ बॉन्ड टेकन अंडर दिस सेक्शन, तो जब भी किसी की बेल एक्सेप्ट हुई है, बॉन्ड जो यहाँ पे लिया गया है, तो उन्हीं से रिलेटेड सीआरपीसी सेक्शन से, आप इस सीआरपीसी के सेक्शन से खोल के अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। बेल एंड बॉन्ड से रिलेटेड सेक्शन है, तो उन्हीं वही सेक्शन यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे इस सेक्शन में। फिर सेक्शन 59 ए बात करता है सर्टेन ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट टू बी नॉन बेलेबल, तो कुछ ऑफेंसेस हैं जो कि इस एक्ट में वो नॉन बेलेबल, तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द सीआरपीसी, सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हुआ होगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, और सेक्शन 59 में जो कुछ भी लिखा होगा, तो यहाँ पे नो एप्लीकेशन फॉर एंटीसिपेटरी बिल, यहाँ पे आप हमेशा याद रखिए मैंने शायद आपको बताया था एससी एसटी एक्ट में भी नो, मतलब एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाती है, और किसमें नहीं दी जा सकती है, मेरे हिसाब से यूएपीए में भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाती है, तो यहाँ पे भी नो एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है, दैट नो एप्लीकेशन फॉर एन एंटीसिपेटरी बिल शैल बी एंटरटेन, तो वो एंटरटेन नहीं की जाएगी कोर्ट के द्वारा, कि किसी पर्सन जो कि अक्यूज है ऑफेंस का पनिशेबल है अंडर सेक्शन 49 ए में, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन, कि वो किसी मतलब वो यहाँ मतलब जो मतलब किसी पर्सन ने जो ये ओपन किया तो 49 ए में, नॉट बीइंग अ पर्सन होल्डिंग अ लाइसेंस, और या तो वो पर्सन है जिसने यहाँ पे जिसने लाइसेंस नहीं लिया अंडर दिस एक्ट और अंडर रूल्स मेड जो कि बनाए गए, हु इज एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, या तो फिर उसने ऐसा ऑफेंस किया जो कि क्लॉज ए क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 34 में आता है, जिसकी क्वांटिटी ऑफ लिकर जो है वो फाउंड की गई है द टाइम ऑफ कर्स ऑफ डिटेंशन की, जब भी उसको डिटेंशन किया गया था उसने 50 बल्क लीटर से अपनी क्वांटिटी ऑफ लिकर को एक्सीड कर लिया था। तो किस किस को यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। तो एंटीसिपेटरी बेल उनको नहीं दी जाएगी जो पर्सन एक्यूज है जिन्होंने ऑफेंस किया 49 ए का, या फिर जो पर्सन है जिन्होंने यहाँ पे इस एक्ट में कोई लाइसेंस होल्ड नहीं करके रखा हुआ है, तो उन पर्सन को यहाँ पे बेल नहीं दी जाएगी। सबसे पहले 49 ए का ऑफेंस किया, या फिर पर्सन ने जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिया, फिर या तो अगर वो उनका एक्ट जो है वो क्लॉज ए क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 34 में आता है, क्योंकि जो क्वांटिटी उनकी थी वो 50 बल्क लीटर से एक्सीड हो गई, इसलिए उनका ऑफेंस यहाँ पे आ जाता है। अब सबसेक्शन 2 बताता है कि कोई पर्सन एक्यूज है ऑफेंसेस का जो कि पनिशेबल है सेक्शन 49 ए में, और पर्सन नॉट बीइंग अ पर्सन होल्डिंग अ लाइसेंस अंडर दिस एक्ट रूल मेड देयर अंडर हु इज एक्यूज्ड ऑफ कवर्ड अंडर क्लॉज ए एंड क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 34, or quantity found at the time or at the course of detention of the offence exceed 50 bulk liters shall not be released on bail on his own bond unless the public prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for the release, and in case an application is opposed by
public prosecutor unless the court is satisfied that there is a reasonable ground of believing that the accused is not guilty of such offense and he is not likely to commit any offense while on bail. तो यहाँ पे ऊपर वाला जो सेक्शन है वो बताता है कि एंटीसिपेटरी बेल तो नहीं दी जाएगी, लेकिन बेल दी जा सकती है। लेकिन बेल कैसी दी जाएगी कि बेल जब भी देंगे इन ऑफेंसेस में जो कि ऊपर है वही सेम ऑफेंसेस यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसको बेल तब देंगे जब वो रिलीज होगा, मतलब शैल नॉट बी रिलीज ऑन बेल और ऑन इज ऑन बॉन्ड। तब तक उसको बेल और उसके खुद के बॉन्ड पे नहीं छोड़ दिया जाएगा जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अपोज करे इसकी एप्लीकेशन फॉर रिलीज के लिए। और इन केस सच एप्लीकेशन अपोज बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और अगर इस चीज की एप्लीकेशन जो है वो अपोज की गई पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा, तो तब तक बेल नहीं दिया गया, तब तक कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हो जाएगी, तब तक इसके खिलाफ रीजनेबल ग्राउंड नहीं है कि जो एक्यूज है वो गिल्टी नहीं है किसी भी ऑफेंस का एंड ही इज नॉट लाइकली टू कमिट ऑफेंस वाइल ऑन बेल, कि जब भी वो बेल पे छोड़ दिया जाएगा तो कोई ऑफेंस कमिट नहीं करेगा, जब तक कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक बेल नहीं देगी। उसके बाद लिखा हुआ है प्रोवाइडेड नो कोर्ट शैल ऑर्डर फॉर डिटेंशन ऑफ अ पर्सन इन कस्टडी। तो कोई कोर्ट है वो यहाँ पे किसी पर्सन को डिटेंशन कस्टडी नहीं करके रखेगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे टोटल पीरियड एक्सीडिंग 60 डेज। तो 60 डेज से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगी अगर वो उसका ऑफेंस रिलेट करता है क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 34 में विद क्वांटिटी ऑफ लिकर जो कि उसके पास फाउंड की गई थी वो एक्सीड कर रही थी 50 बल्क लीटर, जो मुंह पर पढ़ के आए वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाउंड मतलब क्वांटिटी ऑफ द लिकर फाउंड एट द टाइम ऑफ कोर्स ऑफ डिटेंशन ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 49A। तो यहाँ पे मतलब ये है कि अगर किसी ने भी यहाँ पे कोई ऑफेंस किया है जो कि क्लॉज बी ऑफ सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 34 में ऑफेंस है कि उसका लिकर जो था 50 बल्क से एक्सीड हो गया था, तो उसका क्या है कि 60 डेज तक की कस्टडी ले सकते हैं। कि 60 डेज से ज्यादा यहाँ पे वो डिटेन करके रख सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 49A में ऑन एक्सपायरी ऑफ सच 60 डेज। तो 49A का अगर उसने ऑफेंस किया तो 60 डेज के बाद और 120 डेज एज द केस में भी। तो मतलब अगर अगर उसने 49A का अगर उसने ऑफेंस किया है तो 60 से लेके 128 डेज तक का कर सकते हैं। तो ऑन एक्सपायरी ऑफ 60 डेज, 60 डेज एक्सपायरी हुए 120 डेज एक्सपायरी हुए एज द केस में बी इन द इवेंट ऑफ रिपोर्ट ऑफ कंप्लेन, कि जैसे ही रिपोर्ट ऑफ कंप्लेन यहाँ पे हुई है नॉट बी फाइल्ड द एक्यूज शैल बी रिलीज ऑन फर्निशिंग बेल। तो सिंपल सिंपल सी बात है, सब 167 ऑफ सीआरपीसी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कैसा है कि अगर किसी ने ए एंड बी ऑफ सब सेक्शन 1 का ऑफेंस किया है ऑफ सेक्शन 34 में, जिसने उसने क्वांटिटी एक्सीड कर ली 50 बल्क वगैरह से, तो उसको 60 डेज की कस्टडी में रख सकते हैं। और अगर उसने 49A का ऑफेंस किया तो 60 से लेके 120 डेज तक रख सकते हैं। और इसके बाद अगर उसकी जो कंप्लेंट फाइल नहीं हुई, मतलब रिपोर्ट ऑफ कंप्लेंट फाइल नहीं हुई अगर मैजिस्ट्रेट वगैरह के पास, तो उसको बेल पे छोड़ दिया जाएगा। सिंपल सी बात है यहाँ पे बताई गई है। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे जो लिमिटेशन है फॉर ग्रांट ऑफ बेल इन क्लॉज सबसेक्शन 2, सॉरी क्लॉज 2 लिखा है, क्लॉज 2 जो भी लिमिट है यहाँ पे ग्रांट ऑफ बेल ऑफ क्लॉज सेकंड का आर इन एडिशन टू लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सीआरपीसी। तो जो भी लिमिटेशन बताई गई यहाँ पे क्लॉज 2 में वगैरह वो एडिशन है, लिमिटेशन जो दी गई है सीआरपीसी में और किसी अदर लॉ में जो टाइमिंग फोर्स में एप्लीकेबल है। तो सेक्शन 60 को ओमिट कर दिया था। सेक्शन 61 बात करता है कि लिमिटेशन फॉर प्रोसिक्यूशन। तो नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल। अब यहाँ पे जो ए वाला है इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब बदल दिया गया, तो नया वाला मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर वापस से हम इसके ये दो कवर करेंगे। तो उसमें लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 34 फॉर द कंट्रीवेंशन ऑफ एनी कंडीशन ऑफ लाइसेंस परमिट और पास ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट, सेक्शन 37, सेक्शन 38, 38A, 39, 44 एक्सेप्ट रिटर्न कंप्लेंट और रिपोर्ट ऑफ द कलेक्टर।
जब तक कोई भी रिटर्न कंप्लेंट या रिपोर्ट कलेक्टर की नहीं आ जाती और एक्साइज ऑफिसर की नहीं आती, जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर है, एज द केस में भी ऑथराइज किया गया कलेक्टर ने इस बिहाफ में। तो क्या हुआ है कि जब भी सेक्शन 34 का कॉन्ट्रीवेंशन हुए किसी कंडीशन जो कि लाइसेंस की थी या परमिट पास जो कि ग्रांट किया गया था उस एक्ट में, या सेक्शन 37, 38, 38 ए, 39, 44 में जो भी है, जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक कंप्लेन जो है, जब तक एक्सेप्ट द रिटन कंप्लेन और रिपोर्ट ऑफ कलेक्टर और एक्साइज ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट एक्साइज पुलिस ऑफिसर जो कि ऑथराइज किया गया कलेक्टर इस बिहाफ में, तब तक क्या नहीं किया जाएगा, कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा उसका। फिर बी बात करता है कि अंडर एनी अदर सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट, कोई अदर सेक्शन जो है सेक्ट उसमें, अदर देन सेक्शन 49, सेक्शन 49 को छोड़ के, एक्सेप्ट इन द कंप्लेन और रिपोर्ट ऑफ एन एक्साइज ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर। तो और अगर कोई भी अदर सेक्शन में एक्ट ऑफेंस हो रहा है तो केवल सेक्शन 49 को छोड़ के, 49 को छोड़ के अगर कोई भी कंप्लेन या रिपोर्ट एक्साइज ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर की नहीं आती तब तक कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। फिर सबसेक्शन 2 बताता है कि एक्सेप्ट विद द स्पेशल सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जब तक स्टेट गवर्नमेंट का स्पेशल सैंक्शन नहीं आया था, नो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल टेक कॉग्निजेंस, तो कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा कोई भी ऑफेंस का जो कि पनिशेबल है इस एक्ट में। तो मतलब यहाँ पे स्पेशल सैंक्शन चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का, उसके बिना कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो कॉग्निजेंस नहीं ले पाएगा किसी ऑफेंस का जो कि पनिशेबल इस एक्ट में, और किसी रूल जो कि इस एक्ट में बनाए गए हैं, रूल और ऑर्डर जो बनाए गए हैं इस वाले एक्ट में, अनलेस द प्रोसिक्यूशन इज इंस्टीट्यूटेड। और तो यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है, मतलब टाइम पीरियड की बात कर रहा है। तो कोई भी जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो जब तक गवर्नमेंट की सैंक्शन नहीं मिल जाती तब तक यहाँ पे कोई भी ऑफेंस अगर इस एक्ट में पनिशेबल है या रूल्स या ऑर्डर में, तब तक वो उनकी कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, अनलेस अगर उसके मतलब अगर ये टाइम पीरियड दिया हुआ है, मतलब इस टाइम पीरियड के अंदर तो ले सकता है, उसके बाद अगर लेगा तो उसको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए पड़ेगी। तो अनलेस द प्रोसिक्यूशन इज इंस्टीट्यूटेड विद इन द 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑफेंस इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड, तो या तो उस ऑफेंस को कब तक उन लोगों ने कर दिया हो, 3 महीने में, सॉरी 6 महीने में, 6 महीने में अगर उन लोगों ने यहाँ पे फाइल कर दिया हो, मतलब प्रोसिक्यूशन अगर इंस्टीट्यूट हो गया हो 6 मंथ में जिस दिन वो ऑफेंस हुआ है या एलिज टू हैव कमिटेड था, तो कर सकता है, नहीं तो उसकी कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगी, मतलब लिमिटेशन पीरियड ही 6 मंथ का दिया हुआ है, सिंपल सी बात है। सेक्शन 61A बात करता है टेंडर ऑफ पार्डन टू एक्यूज पर्सन टर्निंग अप्रूवर। तो जैसा कि हम सेक्शन 307 और 308 में देख हैं सीआरपीसी के, वैसे यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है कि पार्डन देने की पावर होती है ना, उसमें सबको बताया होता है कि उसमें एसपीजेएम में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, सबको पावर होती है, कोर्ट ऑफ सेशन को पावर होती है शायद ये पार्डन वगैरह ग्रांट करने की। तो पार्डन पार्डन ग्रांट करने का मतलब क्या होता है कि वो एक सरकारी गवाह बन जाता है, गवर्नमेंट विटनेस बन जाता है, प्रोसिक्यूशन विटनेस बन जाता है पर्सन। तो ये जनरली कब होगा कि जब दो या दो से ज्यादा लोगों ने प्रोसिक्यूट हुए होंगे ऑफेंसेस एक्ट में, तो लिखा हुआ है व्हेन एवर 2 or more persons आर प्रोसिक्यूटेड फॉर द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, तो उन्होंने इस एक्ट के अंदर ऑफेंस किया है। तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो कि इंक्वायर कर रहा है, ट्राई कर रहा है ऑफेंस का, और वो अगर रीजंस टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग बाय हिम, अगर वो अपने रीजंस रिकॉर्ड कर देता है राइटिंग में लिख के, तो वो टेंडर कर सकता है, टेंडर टू एनी एक्यूज अ पार्डन, तो वो किसी भी एक्यूज को पार्डन टेंडर कर सकता है ऑन कंडीशन ऑफ हिज मेकिंग अ फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर, कि वो फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर कर रहे हैं ऑल द फैक्ट्स जो कि कनेक्टेड है ऑफेंस से। तो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा।